हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवा सिंह और मेरे चैनल का नाम है विद्याधनालय। इस चैनल में आपका भरपूर स्वागत है। और आज हम पॉलिटी की क्लास के लिए उपस्थित हुए हैं। और आज हम शुरुआत करेंगे पॉलिटी की पहली क्लास यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में हम आज पढ़ेंगे। और शुरुआत करते हैं इंडियन पॉलिटी की बाय शिवा सिंह। विद्याधनालय मेरे चैनल का नाम है। शुरुआत करते हैं, हम इस थोड़े से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो आज का हमारा संविधान है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरीके से अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया। तो कानूनों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे 1773 के कानून के बारे में, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, और बहुत सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो वक्त न बर्बाद करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं कि जो हमारा आज का संविधान है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और किस तरीके से हुई। देखिए, जब अंग्रेज भारत आए तो उससे पहले ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी बनी। और उस कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ प्रथम से सन 1600 ईस्वी में चार्टर यानी कि अधिकार पत्र, एक तरीके का चार्टर होता था, वो प्राप्त किया। और उन्होंने एक अधिकार के रूप में प्राप्त किया, यानी कि सिर्फ मैं ही अकेला भारत से या फिर एशिया से या पूर्वी एशिया से व्यापार कर सकूं। ऐसा एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने महारानी एलिजाबेथ से चार्टर यानी कि अधिकार पत्र प्राप्त किया। और वो भारत आए कब? वो 1608 में व्यापार करने के लिए भारत आए, यानी इजाजत तो उन्होंने 1600 में ले ली थी, लेकिन भारत व्यापार करने के लिए 1608 आए। प्लासी के युद्ध 1757 में कंपनी की विजय के साथ ही भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी। यानी जब प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, उसी से हल्की फुल्की भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ चुकी थी। यानी कि अंग्रेजों ने नियम कानून के हिसाब से भारतीयों पर नियम कानून लागू करना शुरू कर दिया था। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने 1764 में बक्सर की लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद इलाहाबाद की संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में दीवानी अधिकार दिए। अब इसके बारे में जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह आलम द्वितीय को, जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उसमें जीतने में मदद की। तो इसी के उपहार स्वरूप शाह आलम द्वितीय ने उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी अधिकार थे वो दे दिए। दीवानी अधिकार का मतलब ये है कि वहाँ के जो सिविल कानून और राजस्व से जुड़े प्रशासन और सिविल से जुड़ा प्रशासन, यानी कि रोजमर्रा के जो नागरिक होते हैं, उन नागरिकों पर किस तरीके के कानून लागू होंगे और वो नागरिक किस तरीके की अधिकार उनके होंगे, ये सब चीजें। और राजस्व किससे कितना लिया जाएगा, कौन राजस्व इकट्ठा करेगा, किसके पास जाएगा, ये सब चीजें कंपनी को शाह आलम द्वितीय ने अधिकार दे दिए। अब जो शासन जो कंपनी ने किया 1773 से लेके 1858 तक, जो कानून बने वो सब कंपनी ने बनाए, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाए। और उसके बाद जब 1857 में क्रांति हुई, 1857 की क्रांति, सैन्य विद्रोह जिसको बोलते हैं, उस क्रांति के बाद सत्ता चली गई सम्राट यानी कि क्वीन के पास। और फिर वहाँ के जो राजा यानी ब्रिटिश की संसद सारे कानून बनाने लगी और वही शासन करने लगी। तो उसके बाद सम्राट का शासन शुरू हुआ 1858 से लेके सन 1947 तक चला। अब बात करते हैं ये कानून किस तरीके से, कौन कौन से कब कब बने। एक पूरी मैंने एक चार्ट बना के इस तरीके से दिखाने की कोशिश किया है कि भारत में संवैधानिक विकास का क्रम किस तरीके से है। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बना। उसके बाद इसमें कुछ कमियां रह गई थी या फिर इनमें कुछ सुधार करने थे, तो उसके बाद उन्होंने क्या नाम, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से एक 1781 का एक्ट भी लेके आई थी, जो इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है। उसमें बहुत मतलब एक तरीके से जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसी में सुधार करने थे, तो वो उसी में सुधार कर दिए थे उन्होंने। 1781 में हुआ था। उसके बाद 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट। फिर उसके बाद अधिनियम 1786, फिर चार्टर एक्ट 1793, फिर
चार्टर एक्ट 1793 के बाद चार्टर एक्ट 1800, ये देखिए, चार्टर एक्ट 1813, फिर उसके बाद चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 और फिर भारत शासन अधिनियम 1858, ये क्रांति के बाद। चार्टर का मतलब होता है यहाँ पे अधिकार, और एक्ट उसी तरीके से अधिकार पत्र से रिलेटेड मान के चलिए इसको। और फिर भारत परिषद अधिनियम 1861, फिर भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935, फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस तरीके से अंग्रेजों ने जो हमारे ऊपर शासन किया और कानून बनाए, जो अधिनियम, जो एक्ट वो लेके आए, उन पूरी श्रृंखला से ऐसे शुरू होती है। करीबन 14 कानून लगभग उन्होंने बनाए, जो इस श्रृंखला में आपको साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे। फिर इनके बाद ही भारतीयों ने अपना खुद का संविधान बनाया, हमारी संविधान सभा ने अपना संविधान बनाया। अब बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। इसमें मेन चीज़ जो जो हुई वो मैंने इसमें हाईलाइट करके और की पॉइंट्स के फॉर्म में आपको बताने की कोशिश की है। मैंने बहुत 2-3 नहीं, मैंने काफ़ी जहाँ-जहाँ पे भी इसके बारे में कोई डिटेल मुझे मिली, मैंने सारी चीज़ें ऐड करने की कोशिश की है। फिर भी एक आध कोई चीज़ छूट सकती है। मैंने पूरी लक्ष्मीकांत, जो पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की बुक है, उससे जितना भी कंटेंट इम्पोर्टेंट था मैंने सारा इसमें ले लिया है। जो भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं वो सारे पीवाईक्यू मैंने भी उसमें ऐड किए हैं। इसको पढ़ने के बाद फिर देखेंगे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और हम कितने क्वेश्चन इस स्लाइड से सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कंपनी को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार का पहला कदम केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। यानी कि कंपनी को नियंत्रित, उससे पहले कंपनी क्या थी, अपने हिसाब से चल रही थी, कोई उस पर रेगुलेशन नहीं था किसी भी तरीके का। ब्रिटिश संसद में बिल पेश हुआ और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, इसलिए इसको कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार का पहला कदम था कंपनी को नियंत्रित करने के लिए। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, इस लाइन का मतलब यह है कि उससे पहले भारत में जगह जगह पर राजा महाराजा थे। कोई राजा किसी राज्य में राज कर रहा है, वो उसके नियम कानून अलग हैं। कोई दूसरे राज्य में राज कर रहा है या किसी दूसरे प्रांत में उसका शासन चल रहा है, लेकिन किसी भी एक तरीके से, मतलब एक सेंट्रल पावर नहीं थी, जैसे कि आज के डेट में केंद्र सरकार है, और उस तरीके की डिफरेंस सरकार नहीं थी कोई भी, जैसे राज्यों में अलग सरकार है, केंद्र में अलग सरकार है। ठीक है, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, मतलब सब बिखरा हुआ था। तो एक तरीके से हल्की ही सही, लेकिन केंद्रीय शासन की नींव पड़ी यहाँ पे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए, इसलिए इसको लाइन में ऐड किया गया है। कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इससे पहले क्या था कि कंपनी सिर्फ व्यापारिक कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड थी या फिर उसको मान्यता मिली हुई थी, लेकिन इस कंपनी को व्यापारिक कंपनी के अलावा भी बहुत सारे अधिकार दिए गए, जैसे कि यहाँ के रोजमर्रा के दैनिक जीवन के जो प्रशासनिक के कार्य हैं, राजनीतिक कार्य हैं। कंपनी सिर्फ अब सिर्फ व्यापार करने के लायक नहीं रह गई थी, मतलब व्यापार करने के अलावा भी और बहुत सारी चीजों में वो हस्तक्षेप करने लगी थी। जैसे भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने लगी थी, यहाँ के रोजमर्रा के प्रशासन के बारे में, और राजस्व तो उनका सबसे फेवरेट चीज था ही, तो उसमें तो ऑब्वियसली करेंगे ही करेंगे। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और उसके लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन, और उनका जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष का था। पहले गवर्नर जनरल जो बने वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। अब इस लाइन का मतलब ये है कि पहले बंगाल, मद्रास, बम्बई, ये 3 प्रेसिडेंसी थी, उनके अलग-अलग गवर्नर थे। लेकिन बंगाल का जो गवर्नर था उसको थोड़ा-सा ज़्यादा तवज्जो दी गई, उसको बंगाल के गवर्नर जनरल को, मतलब गवर्नर को सिर्फ गवर्नर जनरल बना दिया उसको, मतलब बाकी के जितने भी गवर्नर थे उनसे सर्वोपरि बना दिया बंगाल के गवर्नर को, इसलिए उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। और ऐसे पहले बने वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। और उनकी 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया जिसका कार्यकाल 5 वर्ष था। और इसमें जो 4 सदस्य पहली बार जो सदस्य बने वो थे फ्रांसिस क्लेविरन, मानसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। पहले सभी अलग-अलग थे, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि पहले सब अलग-अलग थे, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल बन गए बंगाल के, तो वो बाकी की 2 जो बची प्रेसिडेंसी उनके उनके अधीन आ गए। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई।
एक मुख्य न्यायाधीश थे इसमें और 3 अन्य न्यायाधीश थे, यानी कि टोटल 4 न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में बनाए गए। सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने, रिश्वत लेने और उपहार लेने से प्रतिबंध लगा दिया। 1773 से पहले जो चीजें थी कि क्या था कि जो कंपनी के जो अधिकारी होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो उन्होंने जॉब की यहाँ पे कुछ सालों तक, और उसके बाद जब अपने ब्रिटेन वापस पहुंचे देश में, तो वहां पे बहुत माला माल हो गए, बहुत पैसा हो गया उनके पास। उसका कारण क्या था कि वो रिश्वत, निजी व्यापार करने लगे और उपहार वगैरह ऐसी चीजें। उपहार वगैरह इन द सेंस ये है, मतलब यहाँ पे जो व्यापार करते थे कंपनी के अधिकारी वगैरह, तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। जैसे किसी भी चीज से चुंगी से कोई माल पास हो रहा है, उस पर चुंगी कर लगता था, तो अधिकारियों को ये छूट थी कि वो चुंगी ना दें। तो अधिकारी क्या करते थे, अपना तो करते ही करते थे, लेकिन जो और जो अदर व्यापारी हुआ करते थे, जैसे इंडिया की भारतीय जो व्यापारी थे, उन लोगों को बैक साइड से पास करवाते थे। यानी कि जैसे अगर किसी चीज के लिए 1000 रुपये टैक्स लग रहा है, तो वो ये कहते थे कि लाओ आप मुझे दे दो, मेरे को टैक्स फ्री है, तो मैं आपका पास करवा देता हूँ। आप 1000 की जगह आपका 200 रुपये में, 300 रुपये में काम, मतलब एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि 200-300 रुपये में पास करा दिया, और 1000 रुपये की जगह उसके उसके 700 रुपये बच गए, इनको 300 रुपये मिल गए। तो ऊपरी कमाई करने का तरीका जैसे पुलिस वाले करते हैं अपने, अभी अपने समाज में, कहना तो नहीं चाहिए ये चीज, लेकिन होती है रिश्वत, जैसे अपने पुलिस वाले लेते हैं। जैसे 1000 रुपये का चालान हुआ और पुलिस वाले को आप 100 रुपये दे के निकल गए, उसी तरीके का यहाँ पे काम चलता था। चुंगी कर वगैरह टैक्स बचाने के लिए जो भारतीय व्यापारी थे, अंग्रेजी अधिकारियों के जरिए अपना माल पास करवाते थे। तो इसलिए निजी व्यापार और रिश्वत लेने और उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया कंपनी के कर्मचारियों पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए। इससे पहले ये नहीं था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त, कंपनी के राजस्व, नागरिक सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे, कंपनी के जो डायरेक्शन के मतलब निर्देशन देते थे ये, और कंपनी क्या काम करेगी, कितना करेगी, कहाँ पर अधिकार जमाएगी, कहाँ आक्रमण करेगी, किस जगह पर क्या क्या उसको संभालना है, क्या संधि करेगी, ये सब चीजों के बारे में जानकारी देना एक तरीके से मैंडेटरी कर दिया गया ब्रिटिश संसद के लिए। मतलब कंपनी कुछ भी काम करेगी, वो ब्रिटिश सरकार को उसकी जानकारी उसको देना ही देना है, चाहे किसी भी तरीके के मामले हो, राजस्व संबंधी हो, नागरिक संबंधी हो, सैन्य मामले हो। ठीक। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में शामिल विषय, मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय सन 1974 में बनाया गया इसी रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए, इसके अधिकार क्षेत्र में क्या क्या मामले आते थे, वो थे एक सिविल, यानी कि नागरिकों के मामले, जो भी कलकत्ता के नागरिक थे या और भी नागरिक थे, आपराधिक मामले जो भी हुआ करते थे वो सारे, और नौसेना से जुड़े मामले सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल में होती थी। यानी अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई फैसला दिया, उसका आपको विरोध करना है या उसकी अपील करनी है उसके बारे में, तो वो उसके लिए आप प्रिवी काउंसिल में जा सकते थे। अब देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस के बारे में, जो इस टॉपिक से रिलेटेड, यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बेस पे पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर ऑप्शन बी पिट्स का भारत अधिनियम यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। इसका राइट आंसर आप सब जानते ही होंगे, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, और ये यूपीपीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया था सवाल। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की, टाइपिंग मिस्टेक है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो ऑप्शन देखते हैं, ए 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। अब इसमें एक, यानी कि पहली लाइन जो है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए की गई थी, ये हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, तो यही सही है। लेकिन जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम लेमेस्टर नहीं,
एलिजा एमपी था, जैसा कि मैंने अभी पीछे पढ़ाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाकी की गलत है। तो ये पूछा गया था यूपी RO ARO री एग्जाम 2016 में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सूची दी गई है, दो सूची हैं, एक सूची को दूसरी सूची से मिलान करना है। देखते हैं सूची 1 में क्या है। नियंत्रण परिषद की स्थापना, नियंत्रण यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक, किसके जरिए की गई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए। अभी मैंने पढ़ा है, ये बताया आपको, यानी कि बी का। देखते हैं इसके पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, फिर इसको मैच करते हैं। देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए की गई थी, ये हम अभी पढ़ चुके हैं पीछे लास्ट दो क्वेश्चंस में। यानी कि बी का होगा आपका 1। तो बी का 1 होगा तो फिर ये बाकी के सारे ऑप्शन चले जाएंगे। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एक ही से सॉल्व हो रहा है ये, लेकिन हमारा इस क्वेश्चन से सॉल्व हो जा रहा है। बाकी की जब हम अधिनियम आगे पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें उसमें हमें पढ़ने को मिलेंगी। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, और ये सब चीज़ें हम अभी आगे देखेंगे इससे। लेकिन अभी जो हम अभी जो पढ़ रहे हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, उससे ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया उतने से ही, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, ये PYQ है। देखिए निम्नलिखित में से, ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के द्वारा EPFO EO AO 2023 में, निम्नलिखित में से किस एक का 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंद नहीं किया गया था? यानी कि जितने भी दिए इनमें से कौन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में शामिल नहीं था? अब देखिए 1 बाय 1 पढ़िए, मैंने जो पढ़ाया है उसके बारे में फिर से वीडियो चाहे पॉज करके देख लीजिए पीछे, ठीक है। देखिए, इसने युद्ध और शांति से संबंधित मामलों में बंगाल प्रेसिडेंसी को बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी से सर्वोपरि बनाया। देखिए ये लाइन मैंने पढ़ाई थी अभी पीछे कि बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी कर दी गई थी, ठीक है। ये तो बात थी। जनरल और उनके काउंसलरों की पदावधि 5 वर्ष नियत की गई, ये बात भी थी। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना यानी स्थापित किया गया, ये भी बात सही है। गवर्नर जनरल इन काउंसिल्स को बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के उत्तराधिकारियों को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया, ये बात गलत है। कौन, ये सब इसके अधीन थे, लेकिन इन लोगों की नियुक्ति यानी कि कौन इस पद पर रहेगा, बंगाल में के गवर्नर जनरल को ये अधिकार नहीं था कि बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी के उत्तराधिकारी कौन होंगे या कौन नेक्स्ट गवर्नर होगा, ये सब नहीं था। तो ये ऑप्शन डी राइट आंसर है, यानी कि ये नहीं था उसमें शामिल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? तो इससे पहले तो नहीं था, सारे अलग अलग थे, इसी के जरिए बनाया गया था। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, और पहले ऐसे कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग्स। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन ए राइट आंसर। इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, अभी पढ़ा था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए, ये भी देख लीजिए कब पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए अब ये छोटे से 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चंस हैं जो भी मैंने इसी में ऐड कर दिए हैं। देखिए ये सारे उसी से सॉल्व हो जाएंगे। भारत में एक सुनिश्चित शासन प्रणाली को आरंभ करने वाला अधिनियम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? 1774 में। बंगाल प्रेसिडेंसी के शासन प्रशासन हेतु एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई थी? देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किन अन्य प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसी। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा गठित गवर्नर जनरल की परिषद
की सदस्य संख्या कितनी थी? 4। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स को। वह अधिनियम जिसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कहाँ एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? कलकत्ता में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 4। एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भारत द्वारा द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र में शामिल विषय थे। सिविल, आपराधिक, नौसैन मामले सारे थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील हो सकती थी प्रीवी काउंसिल में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की त्रुटियों को परामार्जन हेतु किस अधिनियम को पारित किया गया था? ऑफ सेटलमेंट 1781। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को देखने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 1773। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, इसको शेयर करिए और ऐसी वीडियो में ताकि और बना सकूं। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।